हेलो फ्रेंड्स, मैं विमल किशोर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के पार्ट 3 के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बाल्यावस्था की परिभाषा, बाल्यावस्था की विशेषताएं और बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप। दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रीवियस ईयर का एनालिसिस किया है, तो उसमें बाल्यावस्था से कम 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों, मैं पिछले लेक्चर्स में बात कर चुका हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट की परिभाषा के बारे में। चाइल्ड डेवलपमेंट में वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है, शैशवावस्था, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसमें शिक्षा का स्वरूप क्या होता है। और दोस्तों, एक मेरा टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज भी चल रही है, जिसमें हम टॉप 10 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं हम बाल्यावस्था की। यह अवस्था 6 से 12 वर्ष की अवस्था कहलाती है। बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। शुरुआत के 3 वर्ष की अवस्था जो होती है वो पूर्व बाल्यावस्था होती है, और बाद की 3 वर्ष की अवस्था जो होती है, मतलब अंतिम की 3 वर्ष की अवस्था जो होती है, वो उत्तर बाल्यावस्था होती है। दोस्तों, बात करते हैं हम बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में। ठीक है, तो हमारी पहली विशेषता ये है, इस अवस्था के बालकों का क्षेत्र जो होता है परिवार प्लस विद्यालय, मतलब वो परिवार के साथ साथ विद्यालय भी जाने लगते हैं, इसलिए इनका क्षेत्र जो होता है बड़ा हो जाता है। ठीक है, तथा साथ साथ सीखने की जो गति होती है वो मंद होती है। दोस्तों, अब आपके माइंड में यह आ रहा होगा कि उनकी सीखने की गति मंद क्यों होती है। तो ये मंद इसलिए होती है क्योंकि इनको जो क्षेत्र होता है वो बड़ा होता जाता है। इनका माइंड जो है परिवार में भी लगेगा, विद्यालय में भी लगेगा, आएंगे रास्ते में वहाँ भी, मतलब कई सारी चीज़ों में वो बढ़ जाता है। इस वजह से इनकी सीखने की गति जो होती है वो मंद हो जाती है। कई सारी जगह वो डाइवर्ट होते रहते हैं। ठीक है, इस वजह से अगला पॉइंट है, बाल्यावस्था के पूर्व बाल्यावस्था के दौरान शारीरिक विकास की गति मानसिक विकास की अपेक्षा तीव्र होती है। तो अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सी टेट, टेट, एमपी टेट एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो इस पॉइंट को ट्रिपल स्टार लगा के लिखेगा। देखिए क्या है पॉइंट, मनोवैज्ञानिक कार्ल एंड ब्रूस के अनुसार जो बाल्यावस्था को है सीखने का अनोखा काल कहा गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड के अनुसार इस अवस्था के बालकों में कामुकता की भावना की कमी पाई जाती है। अगला पॉइंट है, इस अवस्था के बालकों में जिज्ञासा की प्रबलता पाई जाती है क्योंकि उसका क्षेत्र बढ़ जाता है। इस अवस्था के बालकों में खेल के साथ साथ पढ़ाई में भी रुचि प्रारंभ होती है। दोस्तों, जिज्ञासा की प्रबलता होती है क्योंकि वो कुछ जानना चाहते हैं। ठीक है, कुछ कोई भी चीज़ देखेंगे वो उस पर क्वेश्चन करेंगे कि हाँ ये क्या होता है, कैसे चलता है। ठीक है, इस प्रकार के आप किसी क्वेश्चन करेंगे। अगला पॉइंट है, इस अवस्था के बालकों को गंदी आयु तथा चुस्ती की आयु कहा जाता है। दोस्तों, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि इसने गंदी आयु के बच्चे क्यों कहा जाता है या चुस्ती की आयु के बच्चे क्यों कहा जाता है। दोस्तों, बात यह है कि ये खेल खेल में इतने ज़्यादा कपड़े गंदे कर देते हैं कि इन्हें गंदी आयु के बच्चे कहा जाता है, और ये इतने ज़्यादा एक्टिव होते हैं इसलिए इन्हें चुस्ती की आयु भी कहा जाता है। दोस्तों, अगला पॉइंट भी आप ट्रिपल स्टार लगा के लिखिएगा। मनोवैज्ञानिक ग्रॉस के अनुसार बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। दोस्तों, क्यों कहते हैं इसे मिथ्या परिपक्वता का काल? ठीक है, तो ये इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चे इसी एज में झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, छोटी छोटी बातों को लेकर झूठ बोलते हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट है, इस अवस्था के बालकों में संग्राहक करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, टेंडेंसी ऑफ कलेक्शन पाया जाता है। दोस्तों, क्या होता है टेंडेंसी ऑफ कलेक्शन? जैसे बच्चे होते हैं कंचा खेलना स्टार्ट करते हैं और कंचे का कलेक्शन करने लगते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका टेंडेंसी ऑफ कलेक्शन, किसी चीज़ का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कलेक्शन करने लगना। ठीक है, वही होता है टेंडेंसी ऑफ कलेक्शन। अगला पॉइंट है, बाल्यावस्था की पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। दोस्तों, क्यों कहा जाता है इसे खिलौने की आयु? दोस्तों, बच्चे किसी भी चीज़ के साथ वो खेलना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए इसे खिलौने की आयु कहा जाता है। दोस्तों, अगला पॉइंट है, इस अवस्था के बालकों में सामूहिकता की भावना पाई जाती है, इसलिए इस अवस्था को साइकोलॉजिस्ट ने गिरोह की अवस्था, झुंड की अवस्था या गैंग एज कहा है। दोस्तों, क्यों कहा है उसे गैंग एज या झुंड की अवस्था या गिरोह की अवस्था, क्यों कहा गया आखिर? क्योंकि ये एक झुंड में रहते हैं, एक समूह में रहते हैं। ठीक है, एक गैंग टाइप में बना लेते हैं। हाँ, सब इनका ये ग्रुप है, मेरा ये ग्रुप है, हम इस ग्रुप के हैं। ठीक है, इस प्रकार रहने लगते हैं, इसलिए इसे गैंग एज या झुंड की अवस्था या गिरोह की अवस्था कहा गया है। अगला पॉइंट है, इस अवस्था के बालकों में समकक्षीय अनुमोदन की प्रवृत्ति होती है। आपके दिमाग में क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि समकक्षीय अनुमोदन होता क्या है। देखिए, समकक्षीय अनुमोदन का मतलब होता है साथ साथ ले चलने की प्रवृत्ति। ठीक है, वो सोचेंगे कि मेरा ये दोस्त है तो ये भी मेरे साथ साथ एकदम चले। ठीक है, मैं आगे हूँ तो वो पीछे क्यों है। ठीक है, इसलिए इसे कहा गया है समकक्षीय अनुमोदन की प्रवृत्ति। ठीक है, तो अगला पॉइंट है, इस अवस्था के बालकों में बहिर्मुखी प्रवृत्ति पाई जाती है। अगला पॉइंट है, इस अवस्था के बालकों में सृजनात्मकता और रचनात्मकता की प्रवृत्ति पाई जाती है।
दोस्तों आपके दिमाग में अब एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सृजनात्मकता का मतलब क्या होता है आखिरकार। तो सृजनात्मक का मतलब होता है कुछ नया करना, ठीक है। वो नया करने का सोचता है, इसलिए कहा गया है कि सृजनात्मकता और रचनात्मकता की प्रवृत्ति पाई जाती है। ओके दोस्तों, अगला पॉइंट है, इस अवस्था के बालकों में सामाजिक विकास सबसे तीव्र गति से होता है। दोस्तों क्यों तीव्र गति से होगा सामाजिक विकास इस अवस्था में? इसलिए होता है क्योंकि जब बाल्यावस्था के दौरान बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल जाएगा तो देखेगा मार्केट है रास्ते में, उसके बारे में सोचेगा, ठीक है, मनन करेगा। जाएगा कॉलेज में तो वहाँ टीचर से मिलेगा, बच्चों से मिलेगा, उनसे बातें करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार इस अवस्था में जो सामाजिक विकास है सबसे ज़्यादा तीव्र गति से होता है। दोस्तों आगे बात करते हैं हम बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप। हम बात करेंगे बालक को किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, किस विधि द्वारा देनी चाहिए, कैसा वातावरण होना चाहिए, ठीक है। शिक्षा के स्वरूप में हम जानते हैं पहला पॉइंट क्या है, इस अवस्था के बालकों का शिक्षण काल सामूहिक होना चाहिए तथा इस अवस्था के बालकों को जो भी परियोजना कार्य दिया जाए वह सामूहिक होना चाहिए। दोस्तों बच्चों को क्यों देना चाहिए सामूहिक परियोजना कार्य? दोस्तों इसलिए देते हैं क्योंकि सामूहिक जब समूह में एक रहेंगे, वो डिस्कस करके कोई भी चीज़ अगर तुमको नहीं आती तो हाँ वो उनसे पूछेंगे, उनको नहीं आती है वो तुमसे पूछेंगे, तो इस प्रकार डिस्कस करके करेंगे, ठीक है। तो इसलिए उनका इंटेलिजेंस जो बढ़ेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, सामूहिक कार्य देना चाहिए। तो अगला पॉइंट है, इस अवस्था के बालकों की जिज्ञासा को शांत करना चाहिए तथा बढ़ावा देना चाहिए। अगला पॉइंट है, इस अवस्था के बालकों को सिखाने के लिए खेल विधि, आगमन विधि, निगमन विधि और परियोजना विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे दो विधियाँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक आगमन विधि, एक निगमन विधि। आगमन विधि का मतलब क्या होता है? आगमन विधि का मतलब होता है पहले आपको उदाहरण बताया जाए, फिर आपको नियम पे ले जाया जाए, ठीक है। और निगमन विधि का मतलब क्या होता है? पहले आपको नियम बताया जाए, फिर आपको उदाहरण पे ले जाया जाए, ठीक है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछी गई हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है, एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल्यावस्था के बालकों का पाठ्यक्रम पूर्व ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए और उनके अनुभव पर आधारित हो। दोस्तों अगला पॉइंट है, इस अवस्था के बालकों का पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे एक शब्द आया है बाल केंद्रित। तो दोस्तों बाल केंद्रित जब शब्द आया है तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बाल केंद्रित का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो इसका मतलब होता है शिक्षा बिना बोझ के। अब जब ये हमको पता हो गया तो हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे जो बाल केंद्रित है ये शब्द किसने सबसे पहले दिया। तो बाल केंद्रित शिक्षा जो सबसे पहले इंडिया में जो गिज्जू भाई बदेका ने दिया, जो कि गुजरात के रहने वाले थे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद दोस्तों।